स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। चारधाम यात्रा पर आज क्या हुआ, राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ घटा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ खास। मगर सबसे पहले आपको दिखाएंगे वो खबर जिसका ताल्लुक पूरे देश से है और वो उत्तराखंड के लिए भी बहुत अहम है। बड़ी खबर है, पाक की साजिश का शिकार हुआ जवान। रुड़की का रहने वाला है जवान और पाक की खुफिया एजेंसी पीआईओ के संपर्क में था जवान प्रदीप, ऐसी खबर है। सामरिया लिहाज से अहम जानकारी लीक करने का आरोप है। जवान को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया। ये बड़ी जानकारी आपके सामने देखिए। रुड़की का रहने वाला जवान प्रदीप बताया जा रहा है हनी ट्रैप का शिकार हो गया। जवान को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया। सामरिक लिहाज से देखिए ये खबर कितनी अहम हो जाती है और तमाम जानकारियां लीक करने का जवान पर आरोप है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। रुड़की का वो रहने वाला है, पाक की साजिश का शिकार हुआ जवान प्रदीप और भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। पाक की खुफिया एजेंसी पीआईओ के संपर्क में जवान प्रदीप था और भी क्या क्या जानकारियां इसने लीक की हैं और क्या डिटेल्स हैं, इसको खंगालने में लगातार सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। राजस्थान में पाक की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पाक ने हनी ट्रैप के जरिए सेना के एक जवान को पहले तो फंसाया, फिर उससे गोपनीय जानकारियां हासिल की। मगर पुलिस इंटेलिजेंस की इसकी जानकारी अब लग गई है दोनों को ही। जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको बताएं ये जवान रुड़की का रहने वाला है। सरहद पर पाक की साजिश, जाल में फंसा सेना का जवान। हनी ट्रैप के सहारे बिछाया जाल। रुड़की के कृष्णानगर में रहने वाला यह परिवार परेशान है। इस परिवार का बेटा पाक की बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। आरोप है कि सेना का जवान प्रदीप पाक की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और वो सेना की गोपनीय सूचनाएं लीक कर रहा था। मैं इस समय उसी जवान के घर पर मौजूद हूँ जहाँ पर उनके माता पिता यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जवान उसी जवान का जो है घर है जहाँ पर वो उस पाकिस्तानी महिला जासूस हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सेना का जवान पाक के जाल में आखिर कैसे फंस गया। प्रदीप जोधपुर में तैनात था। सेना का कहना है कि पाक की खुफिया एजेंसी ने प्रदीप को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का सहारा लिया। प्रदीप जिस महिला के संपर्क में था वो पाक की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। आरोप है कि प्रदीप उसी के जरिए सेना की गोपनीय जानकारियां लीक कर रहा था। मगर प्रदीप के पिता कह रहे हैं कि उनका बेटा बेकसूर है। हाँ तो बिल्कुल सही था, कोई कभी आज तक कोई दिक्कत नहीं थी, ना कुछ हुई है ना कभी थी ना होगी। बहुत ठीक ठाक था अपना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी उसकी। बस आज यहाँ तो बहुत शरीफ बच्चा था, कोई बात नहीं है। आज तक कोई नहीं आया। हमने कल सुना इतना दुख हो रहा बहुत ज्यादा कल से। हालांकि प्रदीप की मां ने खुलासा किया कि प्रदीप उस पाकिस्तानी महिला से शादी करने के लिए भी कह रहा था, मगर परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे। मेरे बेटे से बहुत दिन हो गए बात आई थी, मगर बेटा बस ठीक, हाँ 8 दिन से बात नहीं हुई। मगर बेटा ठीक रहा ना, अब मैं 1 महीने मांगूंगा। जिस तरह से महिला जासूस जो पाकिस्तानी है, हाँ इसने क्या था पहले ऐसा कुछ? इसका 2 महीने सही था, वो सही है। माँ शादी मगर बेटा ना हम शादी नहीं करेंगे। बेटे की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद प्रदीप के बुजुर्ग माता पिता सदमे में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि प्रदीप ऐसा काम कर सकता है, मगर सेना का दावा है कि उसके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं, इसीलिए प्रदीप को गिरफ्तार किया गया है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर है। हरिद्वार में एक महिला ने अपने 15 महीने के बच्चे के साथ गंग नहर में छलांग लगा दी है। पुलिस का कहना यह है कि महिला ने पारिवारिक रंजिश के चलते ये कदम उठाया। महिला यूपी के संभल की रहने वाली थी। महिला का उसके पति के साथ कोई विवाद चल रहा था, झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद यहाँ पर पहुंची और अपने देखिए 15 महीने के बच्चे के साथ गंग नहर में छलांग लगा दी। हरिद्वार से बड़ी जानकारी। पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ये कह रही है कि महिला ने पारिवारिक रंजिश के चलते ये बड़ा कदम उठाया। देखिए मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और महिला को लेकर जानकारी ये मिली है कि महिला यूपी के संभल की रहने वाली थी और उसके पति के साथ में उसका कोई झगड़ा चल रहा था, कोई विवाद था, जिसके चलते ये बड़ा कदम उठाया।
बड़ी जानकारी है, आज से हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए हैं। यात्रा की शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन हेमकुंड पहुंचे 5000 से ज्यादा यात्री। पंजीकरण के हिसाब से ही यात्रियों को हेमकुंड यात्रा की इजाजत दी जाएगी। और देखिए, बड़ी जानकारी है, हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। आज से यात्रा की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन हेमकुंड साहिब में यात्रा के लिए पहुंचे 5000 के करीब श्रद्धालु। ये कहा जा रहा है 5000 से ज्यादा बताए जा रहे यात्री। और पंजीकरण के हिसाब से ही यात्रियों को हेमकुंड की यात्रा की अनुमति होगी। पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की विधिवत शुरुआत भी हो गई है। कपाट खुलने के पहले ही दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए पहुंचे। 2 साल बाद धर्मनगरी हरिद्वार एक बार फिर से भगवा रंग में रंगने जा रही है। सरकार ने चारधाम यात्रा की ही तरह से कांवड़ यात्रा को भी सुचारू रूप से कराने की तैयारी कर ली है। अभी कुछ रोज पहले ही हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम धामी ने कांवड़ को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कांवड़ की तैयारियां शुरू कर दी गई। इस बार जो तो देखिए, हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। यात्रा के बारे में कुछ जरूरी बातें आपको बताते हैं। चमोली जिले में स्थित है हेमकुंड साहिब और सिखों का पवित्र धाम है हेमकुंड साहिब। गोविंद घाट से घांगरिया तक 13 किलोमीटर की चढ़ाई है और घांगरिया से हेमकुंड साहिब की दूरी 6 किलोमीटर की है। इस तरह से गोविंद घाट से हेमकुंड तक 19 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है श्रद्धालुओं को। और देखिए, हेमकुंड साहिब के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी है। प्रतिदिन यानी कि हर रोज 5000 यात्रियों को दर्शन की इजाजत मिलेगी। हेमकुंड साहिब से हमारे संवाददाता परमजीत की ये खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। उत्तराखंड में स्थित सिख धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुल गए हैं। बड़ी तादाद में सिख संगतें कड़कती ठंड में अपने गुरधाम के दर्शन दीदारे करने के लिए पहुंच रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब 6 महीने के बाद श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं। 5 प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप आज यहाँ पर सुशोभित किए गए हैं, प्रकाश हुआ है। और पंजाब ही नहीं, देश विदेश से बड़ी तादाद में सिख संगत यहाँ पर पहुँच रही है। तकरीबन अक्टूबर तक ये कपाट ये खुले रहेंगे और उत्तराखंड में जितनी भी संगत आ रही है इस हेमकुंड साहिब के दर्शन दीदारे करके अपने आप को बड़े भाग का महसूस कर रही है। तो हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए हैं। पहले दिन किस तरीके की रौनक वहां पर थी, कैसा नजारा था, आपको दिखाते हैं। चरण चलो चरण चलो चलो मार्ग गोविंद। हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होते ही दरबार गुलजार है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने साधना की थी। कपाट खुलने के साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह 9:30 बजे शुरू हो गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड से लाकर दरबार साहिब में रखा गया। सुबह 10 बजे सुखमणि का पाठ हुआ। सुबह 11:15 बजे शबद कीर्तन के बाद दोपहर 12:30 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए। कोरोना के 2 साल बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई है, इसलिए यात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। मगर एक दिन में सिर्फ 5000 तीर्थ यात्रियों को ही हेमकुंड साहिब जाने की अनुमति है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए भी पंजीकरण करवाना जरूरी है। गोविंद घाट में डॉक्टरों की सलाह के बाद ही तीर्थ यात्रियों को हेमकुंड साहिब जाने की इजाजत दी जाएगी। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट।
हेमकुंड साहिब के बाद अब आगे बढ़ते हैं, चारधाम यात्रा की बात करते हैं। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बाद यात्रा की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जिसके बाद सरकार ने पंजीकरण व्यवस्था को कड़ाई से लागू कर दिया है। पंजीकरण व्यवस्था लागू होने के बाद गंगोत्री धाम में अब तीर्थ यात्रियों की भीड़ कम होने लगी है, मगर तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे हैं कि जब कोरोना महामारी का खौफ नहीं है तो फिर सरकार को पंजीकरण की बंदिशें लगाने की आखिर जरूरत क्या है। इस बार यात्रा जिस प्रकार से अच्छे तरीके से लेकर आपके 15-16 तारीख तक जिस प्रकार से भीड़ थी, आज 2-3 दिनों से यात्रा में इतनी गिरावट आ गई है, जिससे कि काफ़ी संख्या में यात्री गंगोत्री नहीं आ पा रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं आ पा रहा है कि सरकार की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई है, रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है, इतनी आवश्यकता रजिस्ट्रेशन की नहीं है, क्योंकि इस बार सभी प्रकार की जो कोविड था वो नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि जब कोरोना महामारी नहीं है तो फिर पंजीकरण की क्या जरूरत है, मगर डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से सभी यात्रियों से अपील की गई है कि पंजीकरण करवाने के बाद ही यात्रा पर आए। देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, जो बसों वगैरह से आते, तो उसके लिए उत्तराखंड टूरिज्म विभाग द्वारा ऋषिकेश का जो रोडवेज बस अड्डा है वहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। तो जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं वो कृपया करके वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। उत्तराखंड पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि जो लोग भी चारधाम की ओर आते हैं वो उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो। हम आपकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सीतापुर पार्किंग में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में इस गंदगी से बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है, और इतना ही नहीं, इस गंदगी के पास ही लोग रात गुजारने को मजबूर हैं। साथ ही कुछ यात्री इसी जगह पर खाना भी बना रहे हैं। हैरान हो रही है इसको देखकर, इन तस्वीरों को देखने के बाद कि प्रशासन को ये सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनमें भी गुस्सा है। महाराष्ट्र का एक शख्स साइकिल पर चारधाम की यात्रा पर निकला है। केदार पैदल मार्ग पर जहां की चढ़ाई सांस फुला देती है, वहां पर शिवाजी ने साइकिल से यात्रा की। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी तकरीबन 19 किलोमीटर की है। रामबाड़ा से तो बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो यात्रियों की परीक्षा लेती है, मगर यहाँ भी शिवाजी की साइकिल लगातार जारी रही है। मैं अभी साइकिल से ऑल इंडिया राइड पे हूँ और पिछले 1 महीने से मैं उत्तराखंड घूम रहा हूँ। अभी केदारनाथ धाम पहुँचा हूँ। तो जैसे साइकिल से घूमने का एक इंडिया घूमने का पहले जो पर्पज़ है वो है कि जैसे हमारे भारत को आज़ादी मिले 75 साल हो रहे, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करना, और हमारे देश के बारे में, हमारे देश की कल्चर है, हमारे देश के जो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे समझना और देश की कल्चर को समझने के लिए मैं निकला हूँ। और इसी बीच बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही हरीश रावत अब चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। हरीश रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। चंपावत में उपचुनाव होना है, इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त उत्तराखंड में चल रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले चारधाम पे बात करूंगा। चारधाम यात्रा चरम पर है, हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए, किस तरीके की व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप सरकार? देखिए, हमारे पांचों धाम की यात्रा बहुत जोर से चल रही है और लोगों में उत्साह भी है, मगर थोड़ी व्यवस्थाओं में कमी है। यदि हेमकुंड साहब वाली व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है तो फिर केदारनाथ जी वाली या यमुनोत्री और गंगोत्री वाली क्यों नहीं हो सकती, बद्रीनाथ वाली क्यों नहीं हो सकती है? तो कहीं कहीं पर मुझे लगता है कि जो एक समझ सोच होनी चाहिए। हमको कुछ वैष्णो देवी की यात्रा से सबक लेना चाहिए। वहाँ हमसे ज़्यादा यात्री जाते हैं साल भर। तो यदि हमको भी अपनी यात्रा को सुनियोजित करना है, जो हमारे ऊपर दायित्व है। चार धाम हमारे पास मानवता के धरोहर हैं।
संभावित यात्रीगण श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम तरीके से यात्रा उपलब्ध करवाई जाए, हमारा राज्य कर्तव्य है। इसमें हरीश रावत भी सम्मिलित है, इसमें त्रिवेंद्र रावत भी सम्मिलित है, इसमें पुष्कर धामी जी भी सम्मिलित है। मैं कुछ आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे जो मृतकों की संख्या है बहुत चिंताजनक स्तर पर बढ़ गई है। सर, चंपावत उपचुनाव हैं, इस रण के लिए कितना तैयार हैं आप लोग? क्योंकि भाजपा ने तो डेरा डाला हुआ है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अब वो वहाँ से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भाजपा ने ये चुनाव राज्य की जनता के ऊपर थोपा है। उनको 47 कितने विधायक दिए जनता ने, लेकिन कोई ऐसा लायक दिया ही नहीं जो मुख्यमंत्री बन सके। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी जी को ये दायित्व तो अपने ऊपर लेना पड़ा चुनाव लड़ने का, और उनके लिए एक विधायक को सीट खाली करनी पड़ी। लेकिन हम चंपावत में जो लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है कि हम एक कड़ी टक्कर हैं और हम पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़े। हमारी उम्मीदवार अभूतपूर्व रूप से वो धरती से जुड़ी हुई बेटी हैं, महिला हैं, और उनका काफ़ी बड़ा योगदान है चंपावत के विकास में, चंपावत के सामाजिक जीवन में। और फिर हेमेश खरकवाल जी ने वहाँ बहुत विकास के काम करवाए हैं। हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण चंपावत में जुटे हैं। अध्यक्ष जी CLP नेता वहीं हैं, पूर्व अध्यक्ष वहाँ हो आए हैं, मैं जा रहा हूँ तो, और श्री हेमेश खरकवाल सारी चीज़ों का संचालन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस की जीत नहीं होगी, ये लोकतंत्र की जीत होगी। सर, केंद्र से बड़ी राहत की बात की जा रही है, 9.5 रुपये पेट्रोल घटा दिया, 7 रुपये डीजल में घटा दिए। कहाँ, आप देखो ये टेक्निकल एडजस्टमेंट है, और बल्कि ये राहत तो नहीं मिलेगी। जो 2 रुपया बढ़ा दिया है कुकिंग गैस पर, वो दंड जरूर जो है लोगों को अखरेगा जो है। ये कुछ नहीं है, एक टेक्निकल एडजस्टमेंट मात्र है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने 4 धाम, महंगाई, चंपावत उपचुनाव तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और अपनी जो राय है उसको भी खुलकर सामने रखा है। साथ ही खास तौर पर क्योंकि चंपावत उपचुनाव है और कांग्रेस का ये कहना है, हरीश रावत का ये कहना है कि वो इस रण के लिए पूरी तरीके से पार्टी तैयार है। सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, देहरादून। उत्तराखंड में इस बार स्कूलों की गर्मी की छुट्टी के समय में बदलाव किया गया है। शिक्षा सत्र 2022-23 के तहत सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 1 जून से 5 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। पहले 25 मई से गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी और 1 जुलाई को स्कूल खुल जाया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के तहत सभी स्कूलों में 31 मई को 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों को तंबाकू का सेवन न करने का संकल्प लेना है और इसी वजह से छुट्टियों में बदलाव किया गया है। ये 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार उसको पूरे भारतवर्ष में बृहद स्तर पर आयोजन उसका किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सारे जो हमारे विद्यालय उनको खोलने का निर्णय लिया गया, ताकि बच्चों को उस चीज़ के प्रति जागरूक किया जा सके कि जो हमारा तंबाकू उसका सेवन न करें, उसके संबंध में शपथ भी दिलाई जाएगी। उसी के दृष्टिगत इसको खुले रखने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत नैनीताल के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि सभी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 8वीं के तहत 25% गरीब बच्चों को दाखिला जरूर दें। 3 बातें उनसे कहीं। पहली बात ये की है कि 25% गरीब बच्चों को उनको एडमिशन देना पड़ेगा। दूसरा ये कहा है कि उनके जहाँ भी संस्थान चलते हैं उनको एक गाँव को वहाँ गोद लेना पड़ेगा। और तीसरा ये कहा है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा। अभी तक राज्य में फीस एक्ट नहीं बना है। ये गलत धारणा आ रखी है कि साहब फीस एक्ट लागू नहीं हो रहा है। जब एक्ट बना ही नहीं तो लागू कहाँ से होगा। लेकिन हम ये तय करेंगे कि गरीब बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिल जाए, किसी बच्चे का शोषण न हो। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार के बहादुराबाद में पुलिस ने 2 लोगों को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 9 बाइकें बरामद हुई हैं। आरोपियों ने खुलासा किया कि चोरी की बाइकों को सस्ते दाम पर वो बेच दिया करते थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी लगातार मनमानी कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। पौड़ी में सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर अस्पताल में मरीजों पर ध्यान देने के बजाय अपनी निजी क्लिनिक खोलकर संचालित कर रहा है। मामला सीएमओ के संज्ञान में भी आ गया है, जिसके लिए सीएमएस को जांच के लिए निर्देशित कर दिया गया है। मैं अपने MOIC
इससे भी मैंने अभी जो है पूछताछ की है और इसकी जांच करा के जो भी अगर ऐसा कृत्य है तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे यहाँ वैसे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है पोस्टेड, ये RVSK में रखे गए हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, और उसमें जो है आयुर्वेद वालों को भी रखा गया है।